हेलो एवरीवन। हम शुरू करने वाले हैं आज से सीपीसी, राइट। बट ये लेक्चर शुरू करने से पहले और सीपीसी की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बोलना चाहूँगा। बेसिकली सीपीसी के बारे में कुछ मिथ्स हैं। एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि सीपीसी बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, राइट। पर मैं आपको जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये केवल मिथ है। एक्चुअल में सीपीसी एक इजी सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सीपीसी, प्रोवाइडेड आप इसको प्रॉपरली और सही गाइडेंस में पढ़ो, राइट। ये हमेशा से मतलब हम जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमें हर कोई बोलता है कि सीपीसी बहुत डिफिकल्ट है। वाइल आई वाज इन कॉलेज तब भी मैं भी ये सुनता था कि सीपीसी बहुत डिफिकल्ट है, और उससे दिक्कत क्या होती है कि हम इतने डर जाते हैं कि ये जो फियर होता है इसके कारण हम सीपीसी पढ़ना ही शुरू नहीं करते खुद से, या राइट। बट देन सीपीसी को अगर आप थोड़ा सा टाइम दो और थोड़ा सा प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ो तो अभी रियलाइज करोगे कि सीपीसी एक्चुअली उतना डिफिकल्ट नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, राइट। तो मेरे जो पूरे लेक्चर्स हैं सीपीसी के वो इस चीज़ को लेके डिज़ाइन किए गए हैं कि अल्टीमेटली जब सीपीसी के आप ये लेक्चर्स ख़त्म करोगे तो आप खुद ये बोलो कि सीपीसी एक इजी सब्जेक्ट है। तो इन सारे लेक्चर्स में मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं जो स्टेटमेंट अभी बोल रहा हूँ, राइट, कि सीपीसी एक इजी सब्जेक्ट है, इस स्टेटमेंट को आप भी रियलाइज करो, राइट। तो अब आप समझ सकते हो कि मैं सीपीसी को किस एम के साथ पढ़ाने वाला हूँ और किस ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ाने वाला हूँ, राइट। तो कुछ चीज़ें और मैं बोलना चाहूँगा। एक चीज़ ये कि देखिए, जब भी मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, राइट। मैं कोई भी सब्जेक्ट जो है बहुत बेसिक से शुरू करता हूँ, राइट, जीरो से, ताकि जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है उसको भी समझ आए, एंड बेसिक टू एडवांस जाता हूँ, राइट। तो मैं आपको किसी सब्जेक्ट का, किसी भी लॉ का जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, और जो एडवांस कंसेप्ट हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारा जो कर्व है लर्निंग का वो हमेशा इस तरह से ऐसे जाएगा, राइट, बेसिक टू एडवांस, राइट। अब हो सकता है कभी आपको लगे जब मैं कोई बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं कि ये तो बहुत ईजी है, ये तो सबको पता है, तो इट्स ओके। हो सकता है आपको पता हो पर कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि आपको सीपीसी में कुछ भी नहीं आता और वहां से आपको सीपीसी में काफी कुछ आने लगे, ये मेरा एम होगा, राइट। ये जो लेक्चर्स हैं, सीपीसी का जो पूरा प्रोग्राम है, ये इस चीज को, ये आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स की नीड को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए भी यूजफुल होगा जो सीपीसी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, सीपीसी को समझना चाहते हैं, राइट, चाहे वो प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से हो या फिर जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, राइट। बट देन जो मेन पर्पस है इन लेक्चर्स का वो है जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, और ये लेक्चर्स लगभग हर स्टेट जुडिशरी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, राइट। तो अगर ऑब्वियसली सीपीसी सेम है और जो थोड़े बहुत नुआंसेस हैं वो मैंने इनकॉर्पोरेट किए हैं जिससे हर स्टेट जुडिशरी के लिए आपका सीपीसी एटलीस्ट प्रिपेयर हो जाए, राइट। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, राइट। बिटोला लीगल, जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और हमारे दो डिफाइनिंग फीचर्स हैं, दो चीज़ें हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फर्स्ट, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, राइट, बेस्ट क्वालिटी लीगल एजुकेशन। हमारे लिए एजुकेशन एक सर्विस एंड एक पैशन है, राइट। एंड सेकेंड, जो एजुकेशन है वो अफोर्डेबल हो, राइट। तो वी आर अगेंस्ट ह्यूज फीस, राइट, जिसे कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, राइट। तो इसलिए हमारी ये दोनों चीज़ें, एक तो बेस्ट क्वालिटी लीगल एजुकेशन को हम कैसे अफोर्डेबल प्राइस पे, अफोर्डेबल अमाउंट पे हम प्रोवाइड कर सकें ज़्यादातर लोगों को, राइट। तो ये हमारा एक एम है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं सीपीसी के साथ, राइट। तो इनिशियल कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे जहाँ पे हम सीपीसी के बारे में, सीपीसी के से जो रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझेंगे, राइट। तो अब अगर हम इसका नाम पढ़ते हैं, इस
लॉ का, इट सेज सिविल प्रोसीजर कोड 1908, राइट। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, एक सिविल कीवर्ड्स हैं, दूसरा कोड एंड तीसरा प्रोसीजर। इन तीनों का मतलब हम समझेंगे कि इनसे क्या मतलब है, राइट। शुरुआत हम कोड से करते हैं कि क्यों, जैसे आप देखते हो कुछ लॉज के आगे एक्ट लिखा रहता है, राइट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक्सेट्रा। पर कुछ लॉज के आगे कोड लिखा रहता है, फॉर एग्जाम्पल सीपीसी के आगे जैसे लिखा हुआ है। उसके अलावा इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, लेबर कोड्स, फॉर एग्जाम्पल कोड ऑन वेजेस, राइट। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, कोड और एक्ट में डिफरेंस क्या होता है, राइट। जो लॉज कोड होते हैं उनमें क्या होता है और जो लॉज एक्ट होते हैं उनमें क्या होता है, राइट। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं पहले। तो देखिए कोड जो होता है, कोड इज कलेक्शन ऑफ ऑल द लॉज ऑन दैट टॉपिक, राइट। वो कोड क्या होता है, कलेक्शन होता है ऑफ ऑल द लॉज ऑन दैट टॉपिक, राइट। तो अब फॉर एग्जाम्पल सीपीसी क्या है, एक कंसोलिडेटेड कोड है ऑफ ऑल द लॉज रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ सिविल कोड्स, राइट। लेजिस्लेचर क्या करता है कोड के थ्रू, इट ट्राइज टू कवर अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ लॉज, राइट, इन वन पर्टिकुलर लॉ, राइट। और क्या करता है वो, कोडिफिकेशन करता है। कोड क्या होता है, कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इन अ गिवन एरिया, ठीक है। समझते हैं ये सब बातें, स्टेटमेंट्स हैं, इनको समझते हैं अपन। तो बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड, आप देखो सिविल लॉ से रिलेटेड कोई भी अगर स्टैट्यूट है, कुछ भी, अगर उसका ट्रायल होना है सिविल कोर्ट में, तो ट्रायल जनरली सीपीसी के हिसाब से होता है। इट मींस कि अगर सिविल ट्रायल से रिलेटेड जो ज्यादातर लॉज हैं वो कहाँ हैं, एट वन प्लेस, एक जगह पे हैं, और उस जगह का नाम क्या है, उस लॉ का नाम क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड। तो बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड किस बारे में बात करता है, सिविल प्रोसीजर कोड बात करता है कि सिविल ट्रायल, सिविल कोर्ट जो ट्रायल करता है सिविल मैटर्स में, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, उससे रिलेटेड जो ट्रायल का जो एक फ्लो है, राइट, जो भी टेक्निकलिटीज हैं, फॉर्मेलिटीज हैं, सब कुछ कहां पे दिया हुआ है, सिविल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है। अब आपको मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं कि ये कोड कैसे वर्क करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ, पार्लियामेंट ने 4 लेबर कोड्स पास किए, राइट। और ये लेबर कोड्स क्यों पास किए, इंडिया में क्या था कि हंड्रेड्स ऑफ लेबर लॉज थे, बहुत सारे लेबर लॉज थे, राइट, देयर वर टू मेनी लेबर लॉज। अब इतने सारे लेबर लॉज के होने की वजह से दिक्कत क्या हो रही थी कि जो कंपनीज थी, मतलब जो एम्प्लॉयर्स थे, उनके लिए भी उन लॉज को समझना और उन लॉज को कंप्लाई करना मुश्किल था, और जो एम्प्लॉयज थे, राइट, उनके लिए भी डिफिकल्ट था, क्योंकि इतने सारे लॉज थे, कोई कुछ बात बोल रहा है, दूसरा लॉ कुछ और बात बोल रहा है, वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ओवरलैपिंग है, तो इनका कंप्लायंस में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वजह से, राइट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सोचा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि इन लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करना चाहिए और इनको ना हमें लिमिटेड कर देना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि इतने सारे लेबर लॉज को उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम 4 अलग अलग लेबर कोड्स बनाएंगे, राइट, अलग अलग टॉपिक्स पे। तो जैसे एक कोड बनाया उन्होंने, कोड ऑन वेजेस की, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट था, इस तरीके से, और अलग अलग तरीके के स्टेट लेजिस्लेशंस भी थे। तो इन्होंने क्या करा, एक कोड ऑन वेजेस बनाया। तो अब वेजेस से रिलेटेड जो कुछ भी होगा लेबर लॉज में, उस सब कुछ कोड ऑन वेजेस में कवर्ड होगा, राइट, सब कुछ कोड ऑन वेजेस में वो कवर्ड होगा, ठीक है। तो अब आप इसका पॉइंट समझें कि लेबर लॉज वैसे तो बहुत सारे थे, बट क्या किया गया कि इन 4 कोड्स में उन लेबर लॉज को कोडिफाई कर दिया गया। तो मतलब अलग अलग लेबर लॉज को कलेक्ट किया गया, जहां पे अमेंडमेंट की जरूरत थी वहां पे अमेंडमेंट किया गया, और उनको एक कोड में डाल दिया गया। तो अगर वेजेस है तो इससे रिलेटेड सब कुछ क्या होगा, कोड ऑन वेजेस में होगा। तो बेसिकली कोड क्या होता है, कोड बहुत ही एग्जॉस्टिव टाइप का लॉ होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, राइट, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ही एग्जॉस्टिव टाइप का लॉ होता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम सीआरपीसी का एग्जांपल लें, तो जो क्रिमिनल ट्रायल है, क्रिमिनल ट्रायल पे से रिलेटेड जो कुछ भी है, राइट, क्रिमिनल ट्रायल से रिलेटेड सारे प्रोसीजर, सब कुछ सीआरपीसी में दिया हुआ है। आपको जनरली अगर कोई आप किसी स्पेशल लॉ के अंडर ट्रायल नहीं कर रहे हो, तो क्रिमिनल कोर्ट किस हिसाब से फंक्शन करेगा, सीआरपीसी के हिसाब से फंक्शन करेगा। तो क्रिमिनल ट्रायल से रिलेटेड सब कुछ कहां पे, सीआरपीसी में।
तो बेसिकली कोड को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि काफी एग्जॉस्टिव होता है कोड, काफी एक्सटेंसिव होता है ऑन द टॉपिक दैट इट कवर्स, राइट। उस टॉपिक से रिलेटेड लगभग सब कुछ उसमें होता है, ठीक है। अब अगर हम एक्ट की बात करें तो एक्ट क्या होता है, एक स्पेसिफिक इश्यू पे फोकस्ड होता है और उससे रिलेटेड सब कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जिसे आप एनआई एक्ट बोलते हो, पार्टनरशिप एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, राइट। ये सारे के सारे लॉज जो हैं ये सब क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, राइट। ये सारे के सारे लॉ एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट लॉ का ही एक्सटेंशन है, बट देन ये सब अलग अलग चीज से डील करते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की के ट्रांसफर से, राइट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दोनों का ट्रांसफर से डील करता है, मूवेबल और इमूवेबल, बट प्रीडोमिनेंटली ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से डील करता है। उसके अलावा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑब्वियसली ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता है जो निगोशिएबल है। पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप से डील करता है। जबकि ये सारे के सारे लॉज क्या है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का ही एक एक्सटेंशन है, कॉन्ट्रैक्ट ही है, बट देन ये अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक से डील करता है, राइट। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि केवल एक इंडिविजुअल टॉपिक से यहाँ पे डील कर रहे हैं, है ना। पर अगर मान लो कोई कोड बने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड तो हो सकता है कि ये सारे के सारे लॉज उसी में आ जाए। क्यों? क्योंकि ये सब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट का ही एक्सटेंशन है, राइट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है केवल, ये कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल बताता है और कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताता है, जैसे इंडेमनिटी गारंटी वगैरह, राइट, बेलमेंट वगैरह। बट देन बाकी जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इस तरह से सेल ऑफ गुड्स एक्ट वगैरह, राइट। तो ये जो एक्ट होता है ये क्या होता है, ये थोड़ा लिमिटेड होता है उस अपने स्कोप में। तो कोड और एक्ट में ये बेसिक डिफरेंस आप इस तरीके से समझ सकते हैं, राइट। फिर अगर हम बात करें सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ, एक वर्ड आपने देखा सिविल प्रोसीजर कोड, तो कोड हमने समझा, हम समझते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है और सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है? तो सब्सटैंटिव लॉ बेसिकली वो लॉ होता है जो पार्टीज की राइट्स एंड लाइबिलिटीज को डिफाइन करता है, राइट। मतलब जैसे अगर हम इंडियन पीनल कोड की बात करें तो इंडियन पीनल कोड क्या बोलता है? इंडियन पीनल कोड ये बोलता है कि एक इंसान अगर मर्डर करेगा तो मर्डर करने पे तो पहले तो बताता है कि डेफिनेशन क्या है, कि किस एक्ट को बोला जाएगा कि ये मर्डर है, राइट। और अगर उसने वो एक्ट किया है जो मर्डर की डेफिनेशन में फॉल करता है तो उसके लिए उसकी जो पनिशमेंट है उसको वो पनिशमेंट क्या मिलेगी, राइट। तो अगर हम बात करें तो आईपीसी इस बात से बात करता है। तो यहां पे क्या है, आईपीसी ये बताता है कि अगर मर्डर क्या है, राइट, कौन सा एक्ट है जो मर्डर कहलाएगा, प्लस अगर कोई मर्डर करता है तो उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी। तो बेसिकली क्या बता रहा है आईपीसी, इन दो चीजों को ही तो डिफाइन करता है अलग अलग, राइट। मर्डर बता रहा है, ऐसे ही थेफ्ट और अलग अलग ऑफेंसेस, सारी चीजें बता रहा है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट क्या है, सेडिशन क्या है, उनकी डेफिनेशन और प्लस पनिशमेंट। पर अगर कोई इंसान मर्डर करता है, उसके ऊपर मान लो चार्ज है, वो अक्यूज्ड है कि उसने मर्डर किया है, तो अब ये प्रूव करना कि इसने मर्डर किया है, राइट, ये कैसे होगा? उसके लिए आपको ट्रायल करना पड़ेगा। ट्रायल कहां होता है? कोर्ट में होता है। अब ये जो पूरा मैकेनिज्म है कि और अल्टीमेटली अगर वो इंसान कन्विक्ट होता है ट्रायल के बाद तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो बेसिकली जो आईपीसी है वो आपके राइट्स बता रहा है, राइट, रेमेडीज बता रहा है, राइट्स बता रहा है, रेमेडीज बता रहा है, पर उन रेमेडीज को कैसे अवेल करना है, राइट, वो कौन बता रहा है? वो प्रोसीजरल लॉ जो कि सीआरपीसी है वो बता रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई एक्स है, इंसान एक्स के ऊपर एक्स अक्यूज्ड है कि इसने मर्डर किया है, अब अगर केवल आईपीसी होता और कोई प्रोसीजरल लॉ नहीं होता तो एक्स अक्यूज बना रहता, आप बोलते रहते एक्स ने मर्डर किया है। बट अगर आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि किस तरीके से आप उस चीज को प्रूव करोगे और उसको पनिश करवाओगे अगर उसने मर्डर किया है तो फिर इस चीज का कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए जहां पे राइट है, राइट, जहां पे कोई राइट है वहां पे क्या होनी चाहिए? वहां पे रेमेडी भी होनी चाहिए। इसीलिए ये फेमस मैक्सिम जो हम पढ़ते हैं, उबी जस इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो अगर मर्डर के लिए पनिशमेंट है तो उस पनिशमेंट को प्रोवाइड करने का, उस पनिशमेंट को एनफोर्स करने का एक पूरा मैकेनिज्म भी है, और वो मैकेनिज्म कहां पे है? सीआरपीसी में, राइट। तो जो सब्सटैंटिव लॉ है, अब जैसे अगर हम ट्रांसफर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बताता है कि अगर आप
एक इंसान दूसरे इंसान से कोई प्रॉमिस करता है और वो इंसान प्रॉमिस का ब्रीच करता है, तो उसके लिए जिस इंसान ने प्रॉमिस ब्रीच किया है वो उसको डैमेजेस वगैरह देगा, राइट, कॉम्पनसेशन देगा। तो अब ये बात तो कॉन्ट्रैक्ट बोलता है, पर वो डैमेजेस कैसे मिलेंगे उसका, राइट, डैमेजेस मिलने तक की प्रक्रिया क्या होगी, राइट, डैमेजेस मिलने के लिए आपको कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, अगर ब्रीच होता है आप कहाँ कंप्लेन करोगे, ये सारी बातें कहाँ पे हम पढ़ते हैं, सीपीसी में पढ़ते हैं, राइट। आप सिविल सूट फाइल करते हो, राइट, तो वो सिविल सूट किसके अकॉर्डिंग फाइल करोगे, सीपीसी के हिसाब से फाइल करोगे, वही हम सब पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, ये बेसिकली सीपीसी क्या हुआ, प्रोसीजरल लॉ हुआ, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स मिले हैं उनको एनफोर्स सीपीसी में किया जा रहा है, राइट। इसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताता है कि सेल क्या होती है, जो सेलर होता है उसके राइट्स क्या होते हैं, जो बायर होता है उसके राइट्स क्या होते हैं, फिर अगर इनके राइट्स का इंफ्रिंजमेंट होता है तो उसको एनफोर्स करने के लिए भी हम किस चीज का सहारा लेंगे, सीपीसी का सहारा लेंगे। तो बेसिकली अगर हम समझें तो सब्सटैंटिव लॉ क्या करता है, पार्टीज की राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताता है, जबकि प्रोसीजरल लॉ क्या करता है, इट प्रोवाइड्स प्रोसीजर एंड मशीनरी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दोज राइट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट। प्रोसीजरल लॉ क्या करता है, इट प्रोवाइड्स प्रोसीजर एंड मशीनरी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दोज राइट्स एंड लाइबिलिटीज। तो ये प्रोसीजर और मशीनरी प्रोवाइड करता है एनफोर्समेंट के लिए, उन राइट्स एंड लाइबिलिटीज को एनफोर्स करने के लिए, राइट। अब ये जो दोनों ब्रांचेस हैं, सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, राइट। ऑब्वियसली आपने देखा कैसे कॉम्प्लीमेंट करती हैं, कि अगर मर्डर की डेफिनेशन यहां दी गई है तो उसका आईपीसी में दी गई है, तो अगर किसी के ऊपर अक्यूज है कोई मर्डर करने का, तो उसको पनिशमेंट कैसे दिलवाई जाएगी उसका प्रोसीजर सीआरपीसी में दिया गया है। तो अगर आईपीसी हो और सीआरपीसी ना हो तो सीआरपीसी का कोई मतलब नहीं है, और अगर आईपीसी ना हो, केवल प्रोसीजरल लॉ हो और सब्सटैंटिव लॉ ना हो, तो फिर उस प्रोसीजरल लॉ का यूज आप किस लिए करोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये जो दोनों चीजें हैं ये क्या करती हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है दैट प्रोसीजरल लॉ पुट्स लाइफ इनटू सब्सटैंटिव लॉ बाय प्रोवाइडिंग अ रेमेडी एंड मैकेनिज्म टू अवेल दैट रेमेडी, राइट। प्रोसीजरल लॉ पुट्स लाइफ इनटू सब्सटैंटिव लॉ बाय प्रोवाइडिंग अ रेमेडी एंड मैकेनिज्म टू अवेल दैट रेमेडी, राइट। और इसीलिए ये फेमस मैक्सिम ubi jus ibi remedium, where there is a right there is remedy, right। अब हम ये समझते हैं कि प्रोसीजरल लॉ और सब्सटैंटिव लॉ का बेसिकली रिलेशनशिप हम अभी देख रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर सब्सटैंटिव लॉ है और प्रोसीजरल लॉ नहीं है तो सब्सटैंटिव लॉ मीनिंगलेस है, और अगर सब्सटैंटिव लॉ नहीं है तो प्रोसीजरल लॉ मीनिंगलेस है। फिर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रोसीजरल लॉ इज ऑलवेज सबसर्विएंट टू द सब्सटैंटिव लॉ। अब इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या है कि जो प्रोसीजरल लॉ है वो हमेशा क्या होगा, सबसर्विएंट होगा किससे, सब्सटैंटिव लॉ से। नथिंग कैन बी गिवन बाय प्रोसीजरल लॉ what is not sought to be given by a substantive law, and nothing can be taken away by a procedural law what is given by the substantive law। ठीक है, इसको हम समझते हैं। एक बार जस्टिस कृष्णा अय्यर के फेमस वर्ड्स अपन देखते हैं जो उन्होंने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस श्यामलाल मुरारी में इसी रिलेशनशिप के ऊपर कहे थे कि प्रोसीजरल लॉ और सब्सटैंटिव लॉ में क्या रिलेशनशिप है। उसको एक्सप्लेन करते हुए जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा that we must always remember that processual law is not to be a tyrant but a servant, कि जो procedural law है वो क्या है, एक तरीके से servant है, not an obstruction but an aid to justice, right। procedure कभी obstruction नहीं बनना चाहिए, right, न्याय के रास्ते में, justice के रास्ते में, right। procedural prescriptions are the handmaid and not the mistress, a lubricant and not a resistant in the administration of justice। क्या मतलब है इन सारी बातों का जो ऊपर वाले जजमेंट में हमने देखी और जो यहाँ पे देखी। तो बेसिकली इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रोसीजर होता है, राइट, उस प्रोसीजर का जो एम होता है वो होता है टू प्रोवाइड जस्टिस, राइट, टू प्रोवाइड जस्टिस बाय एनफोर्सिंग सब्सटैंटिव लॉ, राइट। अब केवल क्योंकि प्रोसीजरल लॉ का एम है जस्टिस प्रोवाइड करना सब्सटैंटिव लॉ को एनफोर्स करके, तो प्रोसीजर जो है, प्रोसीजरल जो टेक्निकलिटीज हैं, हमें उन टेक्निकलिटीज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना है कि जिससे कि जस्टिस ही डिफीट हो जाए, राइट। क्योंकि प्रोसीजर एक मीन्स है टू प्रोवाइड जस्टिस,
प्रोसीजर इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, राइट? तो हमें टेक्निकलिटीज पे ध्यान देना है, जहां पे टेक्निकलिटीज जरूरी हैं फॉलो करना, क्योंकि जहां पे टेक्निकलिटीज, अगर जो फॉर्मेलिटी अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो उससे जस्टिस नहीं हो पाएगा, राइट? अगर उससे इनजस्टिस हो जाएगा तो वहां पे हम फॉर्मेलिटीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, बट अदरवाइज केवल टेक्निकलिटी के बेसिस पे आप जस्टिस सफर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, किसी केस में अगर कोई पर्टिकुलर फॉर्मेलिटी, लेट्स से एक्स कोई फॉर्मेलिटी है जो पूरी नहीं की गई, राइट, बट बाकी पूरा ट्रायल सही है और वो ये इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, राइट, तो जो अल्टीमेट ट्रायल है वो पूरा का पूरा ट्रायल विशिएट नहीं हो जाएगा, वो पूरा का पूरा ट्रायल नल एंड वॉइड नहीं किया जा सकता इस बेसिस पे, जस्ट बिकॉज एक फॉर्मेलिटी जो है वो फॉलो नहीं की गई थी, राइट? अगर वो फॉर्मेलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे कि इनजस्टिस हो रहा हो केस में, राइट? तो ये एक मतलब है जब हम रिलेशनशिप देखते हैं प्रोसीजरल लॉ का और सब्सटैंटिव लॉ का, राइट? तो हमेशा जो प्रोसीजरल लॉ है वो उसका काम है कि सब्सटैंटिव लॉ को इंप्लीमेंट करना और जस्टिस प्रोवाइड करना। जो प्रोसीजरल लॉ की टेक्निकलिटीज हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उन टेक्निकलिटीज के चक्कर में सब्सटैंटिव लॉ के जो पर्पस है उसको डिफीट कर दो, राइट? अब अगर हम देखें नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सीपीसी, तो बेसिकली हमने कुछ चीजें तो अभी डिस्कस भी की। तो सीपीसी किस तरह का लॉ है? एक प्रोसीजरल लॉ है, राइट? सीपीसी किस तरह का लॉ है? एक प्रोसीजरल लॉ है, हमने अभी पढ़ा प्रोसीजर, राइट? ये कोई राइट्स क्रिएट नहीं करता और ना ही कोई सब्सटैंटिव राइट को खत्म करता है, एक्सटिंग्विश करता है, राइट? इसका ऑब्जेक्ट है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ सिविल कोड्स, to regulate the procedure to be followed by civil courts, right, to facilitate justice, and this is not penal in nature. तो उसका obviously consolidate करना, तो कंसोलिडेट करने का क्या मतलब होता है? कंसोलिडेट करने का मतलब होता है कि जो भी लॉज हैं सिविल ट्रायल से रिलेटेड, तो बेसिकली जब हम इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, तो बिफोर 1859, तो 1859 में पहली बार जो सीपीसी आया, जो कोड आया, इसने 4 डिफरेंट लॉज जो थे ट्रायल से रिलेटेड, सिविल ट्रायल से रिलेटेड, उनको कंसोलिडेट कर दिया, उनको एक जगह ले आए और क्या बना? 1859 का सीपीसी 1859 बना, राइट? तो अब तो कंसोलिडेट करता है किस चीज को? कंसोलिडेट करता है वो लॉज जो सिविल कोड के प्रोसीजर से रिलेटेड हैं, राइट? और इसका दूसरा एम क्या है? टू रेगुलेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय सिविल कोड्स, कि सिविल कोड क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा एक ट्रायल में, उसको रेगुलेट करना, फिर जस्टिस को फैसिलिटेट करना, एंड ये पीनल नहीं है, पनिशमेंट देने का इसका जो एम नहीं है इन नेचर, राइट? अब एक और चीज है, एक और चीज क्या है? सिविल वर्ड यहां पे यूज हुआ है, राइट? तो हमने कोड समझा, प्रोसीजर समझा, कोड और एक्ट में डिफरेंस समझा, प्रोसीजरल लॉ और सब्सटैंटिव लॉ में डिफरेंस समझा। अब हम समझते हैं कि ये सिविल क्या होता है, राइट? तो आप देखो 2 तरह के लॉज हम पढ़ते हैं, एक सिविल लॉ, दूसरा क्रिमिनल लॉ, राइट? अब इनमें डिफरेंस क्या है? हम सब इन वर्ड्स को देखते हैं, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसका मतलब पता हो, पर जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूं। सिविल लॉ बेसिकली क्या करता है? अगर हम इसको इस तरीके से समझें, राइट, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, तो सिविल लॉ बेसिकली क्या करता है? सिविल लॉ इंडिविजुअल्स के बीच के जो मैटर्स हैं उनसे डील करता है, राइट? बिटवीन इंडिविजुअल्स होता है ये, राइट? बिटवीन इंडिविजुअल्स, 2 इंडिविजुअल्स की रिलेशनशिप को डील करता है ये, ठीक है? पर अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो ये रिलेशनशिप किसकी डील करता है? रिलेशनशिप की बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, राइट? कभी भी आप जब देखोगे तो कोई सिविल लॉ का जो केस होता है, सिविल मैटर होता है, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं ए वर्सेस बी, एक्स वर्सेस वाई, राइट? राम वर्सेस श्याम। बट देन जब स्टेट का मैटर होता है तो आपने देखा होगा क्रिमिनल लॉ में स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस XYZ, राइट? या स्टेट ऑफ MP वर्सेस ABC, इस तरीके से इन मैटर्स को अपन देखते हैं। तो क्रिमिनल, तो ये सारे मैटर्स किससे रिलेटेड होते हैं? क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड ये मैटर्स होते हैं, राइट? तो इसमें हमने क्या समझा कि क्रिमिनल लॉ में स्टेट भी पार्टी होता है। अब स्टेट क्यों पार्टी होता है क्रिमिनल लॉ में? इसका क्या रीजन है कि स्टेट को हम क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं बीच में? तो देखो, स्टेट जो क्राइम होता है, जो जब हम सिविल लॉ की बात करते हैं, तो अगर हम इसमें सिविल रॉन्ग को देखें
तो सिविल रॉन्ग की अगर हम बात करें तो सिविल रॉन्ग जो होता है इट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल, राइट, रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल। बट जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है, क्रिमिनल रॉन्ग इज रॉन्ग अगेंस्ट स्टेट, राइट। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें, हमने ऊपर एक एग्जाम्पल लिया था कि जो एक्स था ये अक्यूज्ड है कि इसने क्या किया हुआ है, इसने मर्डर के लिए अक्यूज्ड है ये, राइट। अगर एक्स मर्डर के लिए अक्यूज्ड है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स का ट्रायल होगा, ऑब्वियसली ट्रायल होगा मर्डर के लिए, अगर कन्विक्ट होता है, अगर प्रूव हो जाता है तो कन्विक्ट होगा, पनिशमेंट मिलेगी। पर ये जो मर्डर इसने किया है, तो मर्डर मान लो इसने वाई का किया है, तो ऑब्वियसली इसके जो फैमिली मेंबर्स होंगे वाई के, राइट, वाई का सन हो सकता है, वाई की वाइफ हो सकती है, ये तो अग्रीव्ड है ही, इनके अगेंस्ट तो रॉन्ग किया है। साथ ही साथ जो क्राइम है उसको रॉन्ग किसके अगेंस्ट माना जाता है, स्टेट के अगेंस्ट माना जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि ये स्टेट का काम है टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स, राइट, टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, राइट। तो अगर किसी का मर्डर हो रहा है तो इसका मतलब है कि स्टेट का जो फंक्शन है सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ऑब्वियसली जब कोई मर्डर कर रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर तो इम्पैक्ट हो ही रहा है, तो ये स्टेट का फंक्शन है और स्टेट के इन फंक्शंस के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। ओवरऑल सोसाइटी, ऐसा माना जाता है कि ओवरऑल सोसाइटी जब क्राइम होता है तो सफर करती है। तो इसलिए जो क्रिमिनल मामले होते हैं, जो क्रिमिनल लॉ होता है, उसमें जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट होती है, और जो क्राइम होता है दैट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट स्टेट। इसीलिए आप ये देखोगे कि जब क्रिमिनल केस फाइल होता है तो क्रिमिनल केस में अगर किसी ने मर्डर किया हुआ है तो वो किस तरीके से फाइल हो रहा है, जैसे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस XYZ। अब जो भी ट्रायल चलाना है, राइट, इस XYZ को पनिश करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पे है, स्टेट पे है। स्टेट अपना लॉयर रखती है, राइट, जिसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, राइट, वो सारा प्रोसिक्यूशन करता है और इसमें पार्टीज से कोई फीस वगैरह नहीं ली जाती, राइट। क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियसली स्टेट इसमें पार्टी है, स्टेट प्रोसिक्यूशन करती है। स्टेट का काम है कि वो जिसने भी रॉन्ग डूअर है, जिसके ऊपर ये आरोप है, जिसके ऊपर ये एलिगेशन है, वो उस चीज को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाए, उसका ट्रायल करे, राइट। पर अगर हम सिविल मामले देखेंगे तो जैसे ए वर्सेस बी के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो इसमें क्या होगा, अगर ए कोर्ट जा रहा है सिविल कोर्ट तो उस केस में स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। स्टेट, राइट, ये जो कोर्ट्स हैं, ये कोर्ट्स क्या करेंगे, ये जो अगर ए जा रहा है बी के अगेंस्ट कि हमारा मामला जो है आप रिजॉल्व कर दो, हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दो, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी ए को, राइट। हर स्टेप पे अगर समन भेजने हैं तो प्रोसेस फीस पे करनी पड़ेगी। तो जो भी ट्रायल का पूरा एक्सपेंस है वो इसको बेयर करना पड़ेगा। हाँ, हालांकि बाद में अगर ए जीत जाता है तो ये पूरी कॉस्ट बी से रिकवर की जा सकती है। बट देन यहाँ पे सिविल कोर्ट्स में, सिविल लॉ में जो भी मामले हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, वो दो इंडिविजुअल्स के बीच में है और सिविल कोर्ट्स का फंक्शन केवल इतना है कि वो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, राइट। एक ऐसा जजमेंट देते हैं, एक डिसीजन देते हैं जो दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है, उन पार्टीज को मानना पड़ता है, राइट। इसलिए पार्टीज जो होती हैं, जो लोग होते हैं, वो सिविल कोर्ट्स में जाते हैं, राइट। पर उसका जो भी एक्सपेंस है वो पार्टीज को खुद से बेयर करना पड़ता है। अब सिविल लॉ में एक और चीज, सिविल लॉ में पनिशमेंट का कंसेप्ट नहीं होता है, राइट। सिविल लॉ में डैमेजेस वगैरह दिए जाते हैं, कॉम्पनसेशन दिया जाता है, राइट, ताकि जो पार्टीज जिस पोजीशन पे जब उनके साथ वो रॉन्ग हुआ उस अपनी पोजीशन पे उनको रिस्टोर किया जा सके, राइट। मान लीजिए ए और बी का कोई कॉन्ट्रैक्ट था और बी ने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो उससे ए को कुछ 50,000 रुपए का लॉस हो गया, तो कोर्ट सिंपली ऑर्डर कर देगा कि भाई इनको 50,000 रुपए दे दो प्लस इंटरेस्ट दे दो, और अगर कोई डैमेजेस हैं या अगर कुछ और कॉम्पनसेशन वगैरह देना है तो वो दे दो, राइट। बट देन तो इससे क्या होगा, ए जिस पोजीशन में पहले था जब उससे आज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस पोजीशन में वापस आ जाएगा। ये पर्पस होता है सिविल लॉ का। तो सिविल लॉ का पर्पस बेसिकली क्या होता है कि रेस्टिट्यूशन हो जाए, रिस्टोर हो जाए ओरिजिनल पोजीशन, राइट। बट क्रिमिनल लॉ का जो पर्पस होता है वो होता है पनिशमेंट। इसीलिए अगर किसी ने मर्डर किया हुआ है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में है, तो डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, राइट। अदरवाइज इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, राइट। तो ये क्या है, ये पनिशमेंट होता है। तो सिविल लॉ में इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जाता।
सिविल प्रिजन में किसी को भेजा जा सकता है, बट देन वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में और बहुत कम टाइम के लिए, राइट। बट देन क्रिमिनल लॉ का जो पर्पस है वो पनिशमेंट है, जबकि सिविल लॉ का नहीं है। तो आई होप आपको सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बीच का ये जो बेसिक डिफरेंस है वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब हम कुछ और चीज डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एक आध चीजें और हम देख लेते हैं सीपीसी के बारे में, राइट। तो बेसिकली अगर हम सीपीसी की बात करें तो सीपीसी अपने आप में थोड़ा सा यूनिक लॉ है, और वो यूनिक किस सेंस में वो हम देखते हैं, राइट। तो सीपीसी बेसिकली 2 हेड्स में डिवाइडेड है। पहला सेक्शंस जो कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, दूसरा फर्स्ट शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में रूल्स दिए हुए हैं, राइट। इन रूल्स को 51 डिफरेंट ऑर्डर्स के अंडर कंपाइल किया गया है, राइट। जैसे अगर हम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स की बात करें कि सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है, तो एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन इससे रिलेटेड सेक्शन 26 है, पर सेक्शन 26 के जो बाकी डिटेल्स हैं वो कहां पे प्रोवाइड किए गए हैं? वो प्रोवाइड किए गए हैं ऑर्डर 4 में बताया गया है, फिर ऑर्डर, राइट, पार्टीज के बारे में ऑर्डर 1 में बताया गया है, ऑर्डर 2 में कुछ प्रोविजंस हैं। तो बेसिकली, और अगर हम बात करते हैं प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट वगैरह की, तो वो ऑर्डर 7 में है, प्लीडिंग्स के बारे में ऑर्डर 6 में है। तो बेसिकली ये सब कुछ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से रिलेटेड है, बट वो सेक्शन केवल क्या है, सेक्शन 26 ही बात कर रहा है इससे रिलेटेड। पर इससे रिलेटेड जो एक्चुअल में डिटेल्ड प्रोविजंस है, क्योंकि वो सेक्शन में डालना बहुत मुश्किल था, तो जो डिटेल्ड प्रोविजंस है इनको क्या किया गया, इनको ऑर्डर्स में, अलग अलग ऑर्डर्स में डाल दिया गया, और उन ऑर्डर्स में डिफरेंट रूल्स बना दिए गए, राइट। तो अब अगर हम देखें, अगर उसी तरीके से हम एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से की बात करें, तो लगभग 30 सेक्शंस हैं सीपीसी में जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से डील करते हैं, पर जो प्रोसीजर है उसकी जो डिटेल है वो ऑर्डर 21 में है, जिसमें कि 106 रूल्स हैं, राइट। ये अपने आप में एक अलग स्टैट्यूट या एक अलग एक्ट के बराबर डिटेल है, करेक्ट। तो अगर इसको हम समझें तो सीपीसी में बेसिकली क्या है, सीपीसी में 158 सेक्शंस हैं टोटल, राइट, एंड 51 ऑर्डर्स हैं फर्स्ट शेड्यूल, राइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसके सेक्शंस हैं, राइट, इनको केवल लेजिस्लेचर अमेंड कर सकता है, राइट। लेजिस्लेचर में कौन आता है? लेजिस्लेचर में अगर हम सेंटर की बात करें तो पार्लियामेंट, एंड स्टेट की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर। इनको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों अमेंड कर सकता है। दोनों क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड कॉन्करेंट लिस्ट में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में एंट्री 13, राइट। तो हम सब जानते हैं कि 3 तरह की लिस्ट होती हैं जब हम 7th शेड्यूल की बात करते हैं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने का राइट और उन लॉ को एडमिनिस्टर करने का राइट किसका होता है? सेंटर का। और लॉ बनाने का राइट किसका होता है? पार्लियामेंट का होता है। फिर जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट पे कौन लॉ बना सकते हैं? स्टेट लिस्ट में जो एंट्रीज हैं, जो मैटर्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उन पे स्टेट लॉ बना सकती है। फिर उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट होती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। दे बोथ कैन मेक लॉज, राइट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 7th शेड्यूल में जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें एंट्री 13 है, विच मीन्स सिविल प्रोसीजर कोड पे पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर्स भी लॉ बना सकते हैं स्टेट। तो इसीलिए जब आप अपना सीपीसी का बेयर एक्ट देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कुछ स्टेट अमेंडमेंट्स भी दिए हुए हैं, राइट। स्टेट्स ने अपनी जरूरत के हिसाब से वहां पे कुछ चेंजेस किए हुए हैं। और इसके अलावा जो इसका फर्स्ट शेड्यूल है, तो जो सेक्शंस है इनको कौन अमेंड कर सकता है? लेजिस्लेचर। पर इसका जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल जिसमें कि 51 ऑर्डर्स दिए गए हैं, राइट, इनको अमेंड कौन कर सकता है? इनको अमेंड कर सकता है लेजिस्लेचर, राइट। लेजिस्लेचर में ऑब्वियसली जैसे कि हमने देखा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर प्लस हाई कोर्ट्स, राइट। तो ये तो बहुत यूनिक सी बात हो गई कि जनरली अगर हम देखें तो स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं, राइट। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
अब जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का काम क्या है? टू मेक द लॉज, और लॉज बनाने में ही लॉ का अमेंडमेंट करना आ जाता है। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? इंप्लीमेंट करना उनको। और जुडिशरी का क्या काम है? अगर लॉज का कुछ वायलेशन हो रहा है तो उसको एनफोर्स करना, बेसिकली एक तरीके से, राइट, पनिश करना लोगों को अगर वो नहीं उसको फॉलो कर रहे हैं। बट यहां पे बड़ा एक यूनिक सा अरेंजमेंट है कि हाई कोर्ट्स को आपने पावर दे दी किस चीज की? लॉ को अमेंड करने की, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो रूल्स हैं 51 ऑर्डर्स के अंडर, इनको अमेंड करने की पावर हाई कोर्ट को दे दी गई, राइट। तो इसलिए सीपीसी को अपने आप में काफी यूनिक माना जाता है, क्योंकि ये ऐसा लॉ है जिसको हाई कोर्ट्स भी अमेंड कर सकते हैं, जुडिशरी अमेंड कर सकती है, राइट। और अगर हम बात करें इससे रिलेटेड प्रोविजंस की, तो सेक्शन 121 से 131 पार्ट 10 ऑफ सीपीसी जो है इस बारे में बात करता है कि हाई कोर्ट्स की जो रूल मेकिंग पावर है वो यहां पे दी गई है, राइट। तो अब जो ये वाला जो प्रोविजन है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें हाई कोर्ट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों अमेंडमेंट कर सकते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये यूनिक प्रोविजन, यूनिक अरेंजमेंट किया गया सीपीसी में, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनाया गया, तो इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा, क्यों ऐसा किया गया, राइट। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसको मैं ऑब्वियसली डील करूंगा, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिक फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे, सीपीसी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिक फ्रेमवर्क कैसे बना और यूनिक फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, राइट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीपीसी का हिस्ट्री, सीपीसी का इवोल्यूशन। थैंक यू।